करीब 270 मीटर लंबा, 28 मीटर से ज्यादा चौड़ा और 32 मीटर की ऊंचाई वाला एक जहाज। इससे बड़ी कोई चीज पानी पर तैरती नहीं देखी थी तब तक लोगों ने। इसे एक दूसरा नाम भी मिल गया था, पानी पर तैरता शहर। 10 अप्रैल 1912 को जब इस जहाज को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था, तट पर भीड़ जमा हो गई। अखबारों ने लिखा, यह जहाज तो डूब ही नहीं सकता। लेकिन उस पहली यात्रा में ही वह बात झूठ साबित हुई। उस समय तक के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शानदार यात्री जहाज 4 दिनों बाद ही एक हादसे का शिकार होकर गहरे समुद्र में समा गया। AR 504 यात्रियों और चालक दल के लोगों की जान गई उस ट्रेजेडी में। पूरी सदी बीत गई, लेकिन ना तो वह दुर्घटना किसी को भूली है और ना ही वह जहाज टाइटैनिक। दोपहर का वक्त था जब साउथहैम्पटन के तट को छोड़ा टाइटैनिक ने। पीछे खड़ी थी हाथ हिलाकर विदाई देती भीड़। जहाज पर सवार हर शख्स बहुत खास समझ रहा था खुद को। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स का खुद स्वागत किया था अपने डेक पर। पोर्ट पर खड़े होकर लोग तब तक निहारते रहे जब तक कि टाइटैनिक आंखों से ओझल नहीं हो गया। यही उनकी पहली और आखिरी मुलाकात थी उससे। 14 अप्रैल की तारीख बीतने में केवल 20 मिनट बाकी थे जब क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट ने सामने पानी में एक आइसबर्ग देखा, बर्फ का तैरता पहाड़। उन्होंने तुरंत यह सूचना फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक को दी, जो रात की उस घड़ी शिप के इंचार्ज थे। उनके पास कुछ फैसला लेने और क्रू मेंबर्स के लिए कुछ करने को केवल 33 सेकंड थे। जाहिर है यह वक्त नाकाफी था इतने विशाल जहाज को मोड़ने या रोकने के लिए। लेकिन बस यही एक वजह नहीं थी इस हादसे की। इस यात्रा की शुरुआत से लेकर आखिर तक गलतियों की एक लंबी श्रृंखला रही। खुले आसमान के नीचे 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कोई ज्यादा नहीं होती। ऊपर चांद नहीं निकला था, लेकिन बादल भी नहीं थे। विलियम मर्डोक को वह आइसबर्ग बहुत पहले नजर आ जाना चाहिए था, लेकिन उस समय उनके पास दूरबीन ही नहीं थी। उनका काम था समुद्र पर नजर रखने का, और वह रात के अंधेरे में नंगी आंखों से यह काम कर रहे थे। नतीजा, जो आइसबर्ग 1000 गज की दूरी से दिख जाना चाहिए था, वह दिखा 500 गज की दूरी से। अगर दूरबीन होती, अगर फ्रेडरिक ने आइसबर्ग को पहले देख लिया होता, तो जहाज के पास 33 सेकंड नहीं, 1.25 मिनट होते। जैसे ही यह सूचना फर्स्ट ऑफिसर मर्डोक तक पहुंची, उन्होंने टाइटैनिक की स्पीड कम करने और उसे दाईं तरफ मोड़ने का आदेश दिया। इंजनों को बंद कर दिया गया। यहां मर्डोक की गलती नहीं ठहराई जा सकती। जब अचानक से गाड़ी के सामने कुछ आ जाए तो अपने आप पैर ब्रेक पर कस जाते हैं, स्टीयरिंग दूसरी ओर मुड़ जाती है। मर्डोक का आदेश बिल्कुल इसी तरह की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन उस रात की परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश भयावह साबित हुआ। टाइटैनिक के मुड़ने से उसका साइड का हिस्सा आ गया आइसबर्ग के सामने। जहाजी भाषा में इस हिस्से को कहते हैं स्टारबोर्ड। टाइटैनिक के तिरछे होने से उसका बड़ा भाग आइसबर्ग से टकराया और इससे नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मर्डोक ने दिशा ना बदलवाई होती या स्पीड ना कम की होती, तो जहाज का हेड आइसबर्ग से टकराता। हो सकता है कि तब नुकसान कम होता। जहाज के वायरलेस अधिकारी थे जैक फिलिप्स। जब एक बार टक्कर हो गई तो उनका काम था सभी तक इमरजेंसी मैसेज पहुंचाना। लेकिन उन्होंने टाइटैनिक पर सवार धनी यात्रियों तक पहले संदेश पहुंचाना ज्यादा जरूरी समझा। टक्कर के बाद कैप्टन स्मिथ ने मरीन आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज के साथ नुकसान का जायजा लिया। एंड्रयूज ने अनुमान लगाया कि जहाज को बचाया नहीं जा सकता और 1.5 घंटे में यह समुद्र के भीतर समा जाएगा। अब जल्द से जल्द यात्रियों को लाइफ बोट पर सवार करना था, लेकिन लाइफ बोट थीं कहां? जहाज पर केवल उतनी ही लाइफ बोट थीं जिनमें 1178 लोग सवार हो सके। उस दिन टाइटैनिक में जितने थे उसके करीब आधे। अगर कहीं जहाज पूरा फुल होता तो 1/3 यात्रियों को ही जगह मिल पाती लाइफ बोट्स में। ज्यादा लाइफ बोट इसलिए नहीं रखी गई थीं क्योंकि कंपनी को लगा कि इससे फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले अमीर पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं कम हो जाएंगी, उन्हें कम जगह मिल पाएगी। हालांकि जो लाइफ बोट थीं उनसे भी और जानें बचाई जा सकती थीं। लेकिन शुरू में क्रू को अंदाजा ही नहीं था कि एक बोट में कितने यात्रियों को सवार करना है। कई लाइफ बोट केवल 60% तक भरी थीं। तीसरे दर्जे के यात्रियों की तो किसी ने खोज खबर ही नहीं ली। उन्हें सबसे आखिर के लिए बचाकर रखा गया था, और कैलकुलेशन में यह गलती हुई इसलिए क्योंकि इतने विशाल जहाज का कोई परमानेंट क्रू नहीं था। टाइटैनिक पर काम करने वाले ज्यादातर क्रू मेंबर आम मजदूर थे जो साउथहैम्पटन से जहाज के रवाना होने के चंद घंटे पहले ही पहुंचे थे वहां। इन सभी को यात्रा शुरू होने के करीब पखवाड़े भर पहले रिक्रूट किया गया था। ऐसे में बिना ट्रेनिंग और अनुभव के ये लोग यात्रियों की जान कैसे बचाते?
अगर ज्यादा लाइफ बोट होती तो भी बहुत मुश्किल है कि ज्यादा जानें बचाई जा पाती, क्योंकि क्रू मेंबर्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डूबते जहाज पर यात्रियों को किस तरह संभाला जाए। टाइटैनिक में पंप्टीन बल्कहेड कंपार्टमेंट थे, निचले तल पर मौजूद कंपार्टमेंट सभी में इलेक्ट्रिक दरवाजे लगे थे। इन्हीं ऐसे ही किसी हादसे के लिए तैयार किया गया था कि अगर जहाज के एक हिस्से में छेद हो जाए, पानी भरने लगे, तो उस कंपार्टमेंट को लॉक कर दिया जाए। इससे पानी पूरे जहाज में नहीं भरेगा। इन कंपार्टमेंट के दरवाजे तो वाटर टाइट थे, लेकिन दीवारें केवल चंद फीट ऊंची। खारा पानी इन दीवारों को लांघता एक से दूसरे कंपार्टमेंट में भरता चला गया। 15 अप्रैल की करीब 2:10 पर टाइटैनिक का बोट डेक पानी में समा गया और हर खिड़की दरवाजे से जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। अब बस चंद मिनट थे इस जहाज के पास। पानी का प्रेशर बढ़ने लगा और टाइटैनिक का ढांचा उसे सह नहीं पाया। 2 टुकड़ों में टूट गया जहाज। रात 2:20 हो रहे थे जब समुद्र का यह तैरता शहर समुद्र में समा गया।